कि भगवान भगवान को क्या कहे, माँ जी ने के सामने नामी चार भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नानी का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। चोर के दीदार भी खुशनसीबी भी हाथ न आई, खुशनसीबी भी हाथ आई थी। देखिए, ध्यान से देखिए। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में गए हुए थे और औरत सर धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने के ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सींध लगाकर हवेली में घुस गया किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, कमरे में घुसा, उसकी माँ जी सोई हुई थी उसी में। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगरफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांवों की आहट से खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। हम जी, मैं चोर ने युगों से चला रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुआं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में बांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं चोर हूँ। मारे घबराहट और धन संकट के चोर सच कहा गया हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो, पानी कपड़े से छान कर भरियो। देखिए, फिर कह रहा है, आप चोर के हाथ पानी पी लोगी? कहा, न रगड़ धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा पहरेदार के धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिलाकर कहा, एक लोटे से पानी पीकर माँ देते हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया। सो रोमांचक धंधा छोड़ दी, खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा। देखो, अब ये कहानी ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे लेखिका क्या कहती है कि परिवार में कुछ ऐसी भी कहानियां हुई थी जो बहुत रोमांचक थी। देखिए, परिवार में कुछ ऐसी भी कहानियां हुई जो बहुत रोमांचक थी। जैसे एक हुई कि लेखिका चोर माँ जी ने किस्से के बारे में बताया कि हवेली में एक बार बहुत ही मतलब की शादी वादी पड़ी थी। वहां के मर्द जो थे वो बाहर गए हुए थे। बारात में घर की औरतें नाच गाने में लगी हुई थी। एक चोर में चोरी करने आया और पहुंचा। जो बुढ़िया थी वो उस दिन वहां जा सो गई, क्योंकि वहां जिस कमरे में सोती थी वो, वहां पे बहुत ही औरतों के शोर गाने आ रहे थे, नाच गाने के। इसलिए दूसरे कमरा बदल ली। और जब चोर वहां पहुंचा तो देखा बुढ़िया ने अपना कमरा बदल लिया है। फिर
वो क्या हुआ, फिर वो जैसे ही घुसा तुरंत वो जान गई। और उनका जो दिमाग था वो बहुत ही शातिर दिमाग की थी, और बोली कहीं कि पानी पिला, और वो जान रही थी कि चोर है, और ऐसे तो मैं चिल्लाऊंगी तो कोई आ भी नहीं पाएगा और ना ये पकड़ा जाएगा। और उन्होंने अपनी वो पूरा लगाया कि चलो जल्दी जल्दी पानी लाओ, ऐसे करो वैसे करो, अपना करो। और वो चोर भी अपनी होशो हवास खो बैठा और अपने काम करने लगा। और बोले फिर उसके बाद जब पानी लेके आया, सारे पहरेदारों ने दबोच लिया, पानी ले आया और आधा खुद पी ली, आधा लोटा उसको पिलाई, और बोला था अब बता तेरी मर्जी, कि हम तो माँ बेटे हो गए, अब चाहे चोरी कर या खेती कर ले। फिर उन्होंने क्या किया, उसने किया कि अपना जो भी था धंधा छोड़ दिया, चोरी जैसे फंस गया और माँ जी के हत्थे चढ़ गया। लेकिन माँ जी के कहने पर चोरी छोड़ दी और खेती करना शुरू कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी आगे कक्षा की ओर। देखिए देखिए, अब खानदानी विरासत कहिए कि जीवाणुओं का प्रकोप, जीवाणुओं का प्रकोप। देखिए ध्यान से, एक मिनट आप रुके, हम आपको शायद दिखाई कम दे रहा होगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब लाइट की प्रॉपर है। अब देखिए देखिए, अब खानदानी विरासत कहिए जीवाणुओं का प्रकोप। दो बुढ़िया के बीच अच्छी फंसी, एक तरफ माजी चलती, अपने लड़की को कोई हीन भावना में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रुमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 देश को आजाद मिलना चाहिए। जब आजादी पाने का जश्न मनाया तो दुरुपयोग से मैं बीमार थी। 15 अगस्त 1900 थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न शिरकत करने इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उसने नाना को, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते करते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदुस्तरी रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया सी बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिता जी ने ब्रदर्स कारण जो उपन्यास पकड़ा गए, किताबें पढ़ने लगी। मुझे मिराक था जो सो कुछ था, सो जब कुछ देर बाद मैंने रोना धोना छोड़कर मैंने किताब खोल दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। वह अब नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद उसने पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गढ़ मठ हो गए। कितना पहली बार पल्ले पड़ा, अनाचार अत्याचार पर था। मुझे पहली बार ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र की हर पड़ाव वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग में प्रभावित करता है। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छुरी जैसे कहानियां व कठगुलाब उपन्यास की कई अंश। अब ध्यान से देखो, सबसे जरूरी बात यहाँ पे कि इन्होंने अपनी उपन्यास लिख दिया है यहाँ पे, जो कि बताया गया उस उपन्यास से प्रभावित है जो इनके पिताजी ने इनको हाथों हाथ दिया था। कब? जब ये विरासत में, जब वो बहुत ही बीमार थी और रो रही थी इंडिया गेट जाने के लिए, तब दिए। और हाँ, हुआ क्या था, कौन सी किताब दी थी इनकी, जो जादू की कालीन नाटक और नहीं 3 किलो की छुरी, ये क्या कठगुलाब, ये इनकी उपन्यास क्या है, उससे प्रभावित है। कहा गया कि इनकी जो
कोई भी गुड़ी इतनी भी कहीं की छोटी नहीं थी कि मैं गुड़िया से शांत हो जाती, और इतनी भी बड़ी नहीं थी कि डॉक्टरी के तर्क समझ में आते। आगे चले। हाँ बच्चों, एक बात और, ना समझ में आए तो एक बार आप जरूर बोलिएगा कि हाँ मैम मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आपको समझ में आए वही मेरे लिए काफी है। आगे चलते हैं ना। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा, मैं ही नहीं मेरी मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। नानी और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने के भी इनकार कर रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल लेखिका अवतार हुआ। मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया, अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण कर लिया। कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने कोई भी बहीन भावना आड़े नहीं, इसलिए मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया और बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमने पूछा भी जाता था कि आप गोपार्थी घुरघुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता, या अब भी नहीं है, पर नाम बदलने अपने व्यक्तित्व को कोई नुकसान नहीं होते। मैंने नहीं देखा पूछने की तो पूछा पिताजी से। लोग यह भी पूछते हैं कि 5 बेटियां से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा, चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई थी तो पिताजी इतनी बात जमाने की सुनी, उनका एक नाम ही रखा, अंचला, रेणु और अंचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें लेखन से बची रही। अंचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अंचला मुझसे 8 साल छोटी, वक्त का बदलाव लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी हवाले। ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपने पूरे बहनों का अपना परिचय दिया, बताया कि इनकी जिनके लिए मन्नत मांगी गई थी वो ये नहीं, बल्कि इनकी बड़ी बहन जो थी मंजुल भगत, जिनका घर का नाम क्या था, जिनका घर का नाम था रानी और बाहर का नाम मंजुल, और दूसरी पुत्री यही थी। तीसरी पुत्री इन्होंने बोला कि मैंने सब अपने शादी के बाद अपने नाम बदले। इनकी बहन भी, उन्होंने बताया कि रीति रिवाजों में समय जो नारीवाद बहुत चल रहा था, उन्होंने मन्नू भंडारी को सामने रख के समक्ष उनके बात की और बोला उनमें कुछ बहुत सी बातें समझ में आई और उन्होंने लिखना शुरू किया। और शादी के बाद मृदुला गर्ग ने अपना नाम जैन गर्ग ही रख लिया। उसकी तीसरी बहन जिसका नाम घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। और सबसे मजे की बात है कि जब घर समाज कितना बातें सुनने लगे थे कि लास्ट में उन लोगों का नाम एक चौथी 5वीं बच्चों की एक ही नाम, गौरी और रेणु और अंचला, और भाई जो था वो राजीव था। बोला गया कि 2 बहनें तो बच भी गई बीच की, उसके बाद फिर दोनों ने राजीव और जो चित्रा थी वो फिर हिंदी उसके हवाला हो गए। चित्रा ने तो इंग्लिश में लिखना शुरू किया और फिर हिंदी में राजीव फंस गया। हम अब चलते हैं अपनी आगे की कक्षा की ओर। देखिए, हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को
हजम करने के लिए मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परवादी मन्नत की नतीजे धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजूर से कहा था कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल वापस पर जब गाड़ी उससे छोटी बहन अंचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेणु उससे बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था, ये थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद घर था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, और सोइए को खाना खिलाकर जल्दी फरंगी करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों में तरबत खारमा बचपन में एक चुनौती दिए थे, पर जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा दिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में जाकर रुतबा काफ बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से परहेज था। स्कूल में जैसे तैसे पास कर लिया। जब बीए इम्तिहान देने की बारी आई तो अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्या जरूरी। मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि फायदा है, कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह की तर्क। माँ ने पिताजी से पूछा, कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। तर्क विश्वसनीय नहीं लगा रेणु ने खुद उन्हें। आखिर उन्होंने कुतर्क का सहारा लिया, जो योग से काम आता रहा था। बीए करो क्योंकि कह रहा हूं रेणु, बीए कर तो लो, सिर्फ खुशी के लिए, यानी पास होने के नंबर लाकर। सच बोलने की वह माँ भी से 2 कदम आगे थी। देखिए, कह रहे हैं कि हमारी जो बात थी वो तो थी, इनकी जो छोटी बहन थी उसकी बात कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्य अतड़न में क्या है, लेखिका अपनी चौथे नंबर वाली बहन रेणु को बताती है कि दोपहर के समय जब स्कूल में अपनी छोटी बहन को बैठा कर जब जाती थी तो वो रास्ते पर उतर जाती थी और बोलती थी कि इतना कम रास्ता अगर गाड़ी से तय करना पड़े तो ये सामंतशाही नहीं, दिखावा करना है। और बचपन में एक चुनौती भी दिया उन्होंने। थिमैया लिखकर पत्र लिख मंगवा दिया और रुतबा काफी बढ़ गया। रेणु ने बीए जब करने लगी तो बोले कि अब बताइए कि बीए करना क्या जरूरी है। जिस दिन मुझे भरोसा हो जाएगा कि बीए करना इसलिए जरूरी है, उस दिन मैं बीए का पेपर देने जाऊंगी, वरना मैं बीए का पेपर नहीं दूंगी। फिर उनके पिता ने बहुत से तर्क बताए कि शादी कर लो, नौकरी करना लायक हो जाओगे, इज्जत से लोग देखेंगे। तर्क उसे समझ में नहीं आया। उसने लास्ट में क्या किया, वही बेगैरत बताया कि मैं कह रहा हूं इसलिए तुम्हें बीए करना पड़ेगा, जबरदस्ती वाली। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं और वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों के हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है, वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर की चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने के लिए दिलचस्पी औरों को पढ़ाने के लिए रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके कम अंक आते थे। शागिर्दों के ज्यादा आते थे। पर आने पर यहाँ सब पता चलता था कि उसकी शादी वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप खुद लड़का भी एक नजर में पसंद कर ले, उसके निर्णय की वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है वह करके रहती है।
तो उसे शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम सी खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी कर ली। उसने आगे भी लीक चली और घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र की बरस पार करते ही लेखनी रोग लगा लिया। एक बार हमने एक ही रही घर बार परंपरा तरीके से हमने भले ही चलाया ही, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी का एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यासों में लिख डाला था, सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते ही अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बाहर से छोटे कस्बे दलमिया में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने क्यों ना जाते हो, अलग अलग गाड़ियां दड़बों में बैठकर मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों के अभिनय की शौकीन रही थी। मैंने उससे चलन हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उसे शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना कर लिया। अगले 4 साल हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष की अपने माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां निकली तो कर्नाटका में छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक। तब मैंने कोई ढंग नहीं था स्कूल का, कोई स्कूल ढंग का नहीं था। लोगों की राय थी कि मैंने कैथोलिक बिशप की दरख्वास्त की और मिशन वहां सीमेंट कारखाने आर्थिक मदद की, हमारे कस्बे की प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि अपने प्रदेश क्रिश्चियन जनसंख्या की इसलिए वहां खोलने की असमर्थ रहे। प्रिय बच्चों की शिक्षा इस रात जारी रखने के लिए इन्होंने हम कोशिश करने के लिए देखी। अब पूरी हम बताते हैं यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो आपके लेखिका रहती है वो अपनी पहले तो देखती है कि कहती है कि मैं चाहे उसके तलाक के कगार पे क्यों ना हो, लेकिन तलाक वो मैंने अपनी पहले उपन्यास में लिख दिया था कि मर्द बदलने से कोई कुछ नहीं हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने अपनी मदद के लिए प्राइमरी जब बच्चे उन्होंने क्रिश्चियन वहां पे गई कोलकाता में अपनी नाटक के लिए, तब तक उनके 2 बच्चे भी हो गए थे जो स्कूल में जाने के लिए कर्नाटका में स्कूल में जाने के लिए हो गए थे, पर वहां पे कोई ढंग की स्कूल नहीं थी। वहां के लोग ने बोला कि वो कैथोलिक के बिशप दरख्वास्त दे और वहां के सीमेंट इन सब में मदद दे और ताकि वो बन सके। और उन्होंने कन्नड़ भाषाओं की कई भाषाओं से चालू भी किया। अब इसके आगे बच्चों एक पैराग्राफ रह गया है जो हम कल बताएंगे और कल इसके साथ क्या है प्रश्न उत्तर आएगा। प्रश्न उत्तर आएगा तो ये आपको इसलिए हम छोड़े क्योंकि प्रश्न उत्तर के साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा और आपको इसके घबराने की जरूरत नहीं है और प्रॉपर तरह से आप अपना क्लास लेते रहिए। आपसे यही उम्मीद है कि आप अपनी कक्षाओं को जारी रखिए और पूरी तरह से कक्षाओं को समर्थन कीजिए। अपना चैनल पे प्यार बनाए रखिए, आपके प्यार की हमें सख्त जरूरत है और हम तभी आपको सपोर्ट और आपकी कक्षा अच्छी से ले आ पाएंगे। आप सभी से निवेदन है जो लोग नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।